गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं पॉलिटी के पार्ट 3 के आर्टिकल 22, 23, 24 के बारे में। बट बिफोर वॉचिंग इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्टिकल 22 के संबंध में। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है व्यक्ति के लिए। यह भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक पर भी लागू होता है, विशेष स्थिति को छोड़कर। आर्टिकल 22 में 7 खंड हैं। खंड 1 और 2 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के अधिकार और उसके संरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है। किस प्रकार से किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति के अधिकार क्या क्या हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के या अपने बचाव को रखने के या अपने लिए बचाव करने के। खंड 2 में 3, 4, 5, 6, 7 को लिया गया है, जिसमें निवारण निरोध के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यानी एक स्थान पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित किया गया है, एक स्थान पर उसे अपने पक्ष रखने का अधिकार है, अपने को निर्दोष सिद्ध करने का अधिकार है, दूसरे स्थान पर उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि यहाँ पर गवर्निंग सिस्टम और विधि प्रभावी दिखती है। यहाँ पर व्यक्ति और उसके अधिकार प्रभावी दिखते हैं। यदि हम बात करते हैं इसके प्रथम भाग की, जिसमें खंड 1 और 2 दिए गए हैं, इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद वह यह सूचना प्राप्त कर सकता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। इसके साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति विधिक सहायता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार लीगल एडवाइजर को हायर कर सकता है, यानी वकील कर सकता है, उससे विचार विमर्श कर सकता है, या अपने संबंधी या मित्रों से मिल सकता है। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में पेश किया जाना अनिवार्य है। लेकिन इस 24 घंटे में यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है। इस प्रकार के जो अधिकार हैं वह व्यक्ति को मिले हैं, लेकिन उन व्यक्ति या नागरिकों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है जो शत्रु देश के नागरिक हैं। खंड 2 में देखते हैं, यहां पर पार्ट 2 में देखते हैं कि 3, 4, 5, 6, 7 जो निवारक निरोध से संबंधित है, अर्थात एंटी टेररिज्म से संबंधित है, इन सब में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति, तस्करी, जाली नोट, हथियारों की तस्करी, अवैध हथियार रखना, राष्ट्र के खिलाफ कोई कृत्य करना, नरसंहार की योजना बनाना या इस प्रकार के कृत्यों की योजना बनाना, इन सब अपराधों को इस श्रेणी में रखा जाता है।
और इसके लिए गवर्निंग बॉडीज के द्वारा संसद या राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर अलग अलग कानून बनाए गए। जैसे 1950 में निवारक निरोध अधिनियम लागू किया गया, जो 1969 तक चला। इस प्रकार के निवारक निरोध अधिनियम मौजूद समस्याओं के समाधान के लिए बनाए जाते हैं, और जैसे ही इन समस्याओं का समाधान होने लगता है अथवा इनका मिसयूज होने लगता है तो इसे समाप्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात 1971 में मीसा के नाम से यह अधिनियम बदले हुए रूप में पुनर्जीवित हुआ और 1979 तक चला। 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका आया, और फिर इसके बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण एक्ट, टाडा, पोटा जैसे अधिनियम पारित हुए। जिस व्यक्ति को इन अधिनियमों के तहत रखा जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे व्यक्ति पर 24 घंटे के अंदर कोर्ट में सशरीर पेश करने वाला नियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार से गिरफ्तार व्यक्ति को 180 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन इस संबंध में एक निश्चित अवधि के बाद न्यायालय को सूचित किया जाता है। अलग अलग समय में जो अलग अलग एक्ट से संबंधित आए, उनमें हिरासत की अवधि को भी अलग अलग रखा गया था। 26/11/2008 को जब आतंकी घटना हुई बंबई में, तब भारत सरकार यह सोचने पर मजबूर हो गई कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से एक ऐसा विधान बनाया जाए जिससे कि इस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि एक पूरा मैकेनिज्म तैयार कर दिया जाए जो हर समय इन गतिविधियों पर नजर बनाए रखे और लगातार उन पर कार्रवाई करती रहे। इसलिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब लगातार इन गतिविधियों पर नजर रखती है। इसके लिए हर बार हमें कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक सेपरेट डिपार्टमेंट या सेपरेट एजेंसी तैयार कर दी, जिसने अपना पूरा जाल संपूर्ण सिस्टम से देश के अंदर बिठा लिया। इसलिए इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो गया। अब कोई भी अपराध होने से पहले ही संबंधित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी एनआईए इन अपराधों के संबंध में कारगर सिद्ध हुई। अगले टॉपिक पर हम आर्टिकल 23 पर चर्चा करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार पर चर्चा करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 इन दोनों को लिया जाता है।
आर्टिकल 2324 वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान इसके तहत दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इसके विभेद को समाप्त करता है। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार तथा बेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया, अर्थात इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। इसके लिए सरकार ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया था। ब्रिटिश पीरियड में एक ऐसे जमींदार वर्ग को जन्म दिया गया था जो जमींदार वर्ग गरीब मजदूरों से बेगारी कराते थे और उनके श्रम का मूल्य नहीं देते थे। इसी को समाप्त करने के लिए सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून भी बनाया था। इसके साथ ही महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार एक्ट 1986 पारित किया था और 1988 में महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के संबंध में एक्ट पारित किया था, जिससे कि महिलाओं बच्चों के यौन उत्पीड़न और उनके अनैतिक व्यापार को रोका जा सके। समय समय पर सरकार इसके लिए जागरूकता फैलाती है, कैंपेन करती है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है, स्त्री और बच्चों के लिए आश्रय स्थल और पुनर्वास की व्यवस्था करती है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित या उनके उत्पीड़न से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए यह आर्टिकल लागू होता है। आर्टिकल 24 के तहत कारखानों व अन्य प्रतिष्ठानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक या बालिका किसी भी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में सेवा नहीं दे सकती है, अर्थात यदि कोई नियोक्ता इनका नियोजन करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है और संबंधित बच्चे को उसके शिक्षा की और पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी और उस पर कुछ दंड भी लगाया जा सकता है। बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए वर्ष 2007 में 6 सदस्यीय एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग में बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान,
समाजशास्त्र, विधि, विकलांग बच्चों आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाले विशेषज्ञों को इसका सदस्य बनाया जाता है और यह आयोग किशोर गृहों का यानी बच्चों के लिए जो आवास घर बनाए जाते हैं उनका निरीक्षण करता है, बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों की जांच करता है, समय समय पर बच्चों के विकास के लिए शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, उनकी चिकित्सा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था आदि की जांच करता है और सरकारों को प्रेरित करता है कि उनके लिए यथोचित व्यवस्था की जाए और आम व्यक्तियों में बच्चों के विकास के लिए जागरूकता फैलाता है। आर्टिकल 24 बच्चों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसके तहत बच्चों के लिए कानूनों का निर्माण होता है। जब कोई पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है या विदेश के कोई प्रोग्राम यहाँ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो यह आयोग यह सुनिश्चित करता है कि कहीं उनकी योजनाएं या कानून बालकों के विकास के लिए किसी भी प्रकार से प्रतिरोध का कार्य तो नहीं कर रहे हैं और यदि ऐसा होता है तो यह अपनी रिपोर्ट संबंधित इकाई को सौंपता है। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित यहीं तक लिए जा सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 25, 26 और अन्य आर्टिकलों के संबंध में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हम जल्दी उपस्थित होंगे अपनी न्यू वीडियोज़ के साथ।